हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक वर्मा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। यहाँ सुबह के 9 बज चुके हैं और आपके फोन में भी सुबह के 9 बज चुके हैं। हर जगह सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी हमारा समय है हमारी सीआई को कंटिन्यू करने का। कंपाउंड इंटरेस्ट की जो हमारी क्लास चल रही है, जिसमें हम कोर्स कर रहे हैं, उस क्लास में उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट को कंटिन्यू करने का समय है। कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने कंसेप्ट सीखे हैं और बिल्कुल आराम आराम से एक स्लो पेस पर समझते हुए हम जो है चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं। सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चंस उनके तरीके सीख रहे हैं। यहाँ पर मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं फटाफट से आपको सिलेबस करा दूं। यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप यहाँ भले ही हमें समय लग रहा हो, हम आराम से समझे, पर एग्जाम में जो आपको समय लग रहा है वो कम हो जाए। तो उसके लिए हमें आज की क्लास को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं इस कंपाउंड इंटरेस्ट के एक शानदार सवाल के साथ जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हाजिर है। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन अमाउंट फॉर 2 years इज 560, कि 2 साल के लिए किसी एक सर्टेन अमाउंट पर, निश्चित अमाउंट पर, एक फिक्स अमाउंट पर जो है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 560 रुपए है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 14 and 2/7%, कि 14 and 2/7% की रेट से 560 रुपए है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1.5 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस राशि के लिए जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब ये यूं कह रहा है कि दूसरे साल के लिए, ये 2 years नहीं है, ये सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर क्या है कि इस राशि पर जो है 2 साल, दूसरे साल का इंटरेस्ट जो है 560 रुपए है। हिंदी में देखो तो हमें 1.5 साल का इंटरेस्ट ज्ञात करना है। 14.2/7% ब्याज की दर से निश्चित धनराशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 560 है, तो उस राशि से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब मुझे कैसे पता पड़ा कि जब इंग्लिश और हिंदी में कॉन्ट्ररी था, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, तो मुझे कैसे पता पड़ा कौन सा सही है? देखो, उसके पीछे कारण ये है कि मान लो अगर ये 2 साल का होता, अगर ये 2 ईयर का इंटरेस्ट होता मान लो, तो जो 1.5 years, 1.5 ईयर का जो इंटरेस्ट है, 1.5 साल का जो इंटरेस्ट है, वो इससे कम होता, क्योंकि सेम रेट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2 साल में तो ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, 1.5 साल में कम मिलेगा। तो यहाँ देखो, ऑप्शन 1 भी ऐसा नहीं है जो 2 साल के इंटरेस्ट से कम हो। अगर हम इसको 2 साल का इंटरेस्ट माने 560 को, तो 1.5 साल का इंटरेस्ट 560 से कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 560 से कम हो, 560 से जो कम, तो 560 से कम नहीं है। इसका मतलब हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है और हिंदी लैंग्वेज का हमारा क्वेश्चन सही है। तो आप ऐसे कुछ हिंट हैं, देखो आपके ये तो यहाँ पर हम जो मशीनरी काम में लेते हैं, कई बार ह्यूमन एरर हो जाते हैं, कुछ कंप्यूटर एरर हो जाता है, तो कुछ गलती हो सकती है। लेकिन आप जब एग्जाम देने जाओगे वहां पर, तो वहां ऐसी संभावनाएं नहीं होती, बहुत मिनिमल होती है। और अगर कुछ ऐसा हो भी तो उसके आपको बोनस अंक मिल जाते हैं। लेकिन आपको अपनी समझदारी से, अगर ऐसा कुछ हो भी तो समझदारी से इसका आंसर करना है। तो आप देखो, ये कह रहा है कि सेकेंड ईयर का सीआई है 560 रुपए, तो हमें टोटल 1.5 years का सीआई ज्ञात करना है। अब इसको करेंगे कैसे? देखो, हमें पहली बात तो प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दी हुई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी हुई है? 14/2/7%, यानी कि 1/7, 1/7। और टाइम कितना है? 2 साल का। टाइम 2 साल का है ना, तो आप इसका मतलब ये देखो कि हमें 2 साल में 2 बार 1/7 और 1/7 काउंट करना है। जो भी हम प्रिंसिपल मान ले, मान लो x माना, 100 माना, 1000 माना, उसके साथ मुझे 2 बार इस रेट से 1/7 से ब्याज निकालना पड़ेगा। तो मैं ऐसी संख्या मानूं जो कि इससे आसानी से कट जाए, तो मैं 49 मान लू, जिसका 1/7 2 बार निकल जाएगा।
1/7 दो बार निकल जाएगा, तो 49 या फिर 49 का कोई मल्टीपल हो सकता है। 49 या 49 का कोई मल्टीपल हो सकता है। अब एक चीज देखो, 2 साल का तो इसमें कंडीशन में दिया हुआ है जब हम सेकेंड ईयर का ब्याज निकालते हैं तो, लेकिन मुझे फाइनली 1.5 साल का निकालना है। मतलब एक तो पूरे साल और एक आधे साल, एक तो कंप्लीट ईयर और एक हाफ ईयर, सेमी एनुअली। तो जब हाफ ईयर का होगा, जब हम 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी जो रेट होगी वो रेट हो जाएगी 1/14। क्योंकि जब हम एक साल के लिए 1/7 रेट रख रहे हैं, तो 6 मंथ के लिए उसकी आधी हो जाएगी, 6 मंथ के लिए उसकी आधी हो जाएगी। मतलब हमें प्रिंसिपल ऐसा मानना है जिसका 1/7 भी निकल जाए और 1/14 भी निकल जाए, 1/7 भी निकल जाए और 1/14 भी निकल जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमने P मान लिया 14 × 7 98 यूनिट, ये मान लिया। मैंने क्या किया कि मैं प्रिंसिपल कुछ भी मान सकता हूं, एक्स भी मान लूंगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब मुझे ही मानना है, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि जब मुझे मानना है तो मैं ऐसी चीज मानूंगा जो मेरे लिए फायदेमंद हो। मैंने पहले दिमाग लगाया कि 1/7 दो बार निकालना है, तो 49 या उसका मल्टीपल मान लो। लेकिन जब मैं 1.5 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, इसका सीधा सा मतलब ये है एक बार 1/7 रेट लगेगी और एक बार 1/14। तो मैंने प्रिंसिपल मान लिया 98। अब देखो पहली कंडीशन कह रहा है ये सेकंड ईयर का सीआई, पहली कंडीशन में सेकंड ईयर का सीआई निकलवा रहा है, तो आप निकाल दो इसको। रेट यहां पर कितनी है, रेट एक बार तो लगेगी फर्स्ट ईयर के लिए तो 1/7, और जो 6 मंथ के लिए है, सेकंड जो हाफ ईयर के लिए है वो 1/14। तो 1/7 से एक साल का ब्याज हो जाएगा 14। 98 जो प्रिंसिपल है उससे 1/7 से पहले साल का ब्याज हो जाएगा 14, दूसरे साल का ब्याज भी हो जाएगा 14, और इस 14 का ब्याज हो जाएगा 2। अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये सेकेंड ईयर का, पहली कंडीशन हम कर रहे हैं कि सेकेंड ईयर का ब्याज निकाल रहे हैं। तो ये आपकी सेकेंड ईयर है पूरी, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर भी निकला 1/7 से, फर्स्ट ईयर भी निकला 1/7 से, तो 98 का 1/7वां भाग 14 ब्याज हो जाएगा। और ये सेकेंड ईयर भी 14 ब्याज हो जाएगा, और इस 14 का 1/7 यानी कि 2 ब्याज हो जाएगा। मैं इसको क्या समझा रहा हूं, पहले हम कंडीशन कैलकुलेट कर रहे हैं जो सवाल में दी हुई है 2 साल का ब्याज, तो इससे दूसरे साल का ब्याज आ गया 16 यूनिट। दूसरे साल का ब्याज कितना आ गया, 16 यूनिट। अब 1.5 साल की कंडीशन निकाल देते हैं। प्रिंसिपल तो है हमारा 98, और जो रेट है वो तो है 7% फर्स्ट ईयर के लिए, और जो हाफ ईयर है उसके लिए रेट जो है 1/7 है हमारी फर्स्ट ईयर के लिए, और 1/14 है हाफ ईयर के लिए। तो बस अब हम निकाल देंगे फर्स्ट और हाफ ईयर। तो पहले साल 1/7 से ब्याज हो जाएगा 14, 1/7 से ब्याज हो जाएगा 14, और आधे साल में 1/14 से ब्याज हो जाएगा 7, 1/14 से ब्याज हो जाएगा 7, और इस 14 का 1/14 से ब्याज हो जाएगा 1। क्या किया मैंने, पहले साल के लिए मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/7 है, मतलब हर 7 पे 1 ब्याज मिल रहा है, तो 98 पे कितना ब्याज मिलेगा, 14। जो सेकंड हाफ ईयर है उसमें हर 14 पे 1 ब्याज मिल रहा है, तो 98 पे मिलेगा 7, और इस 14 पे 1 ब्याज, तो टोटल 1.5 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1.5 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 14 और 7 21 और 1 22 यूनिट, 14 और 7 21 और 1 22 यूनिट। अब हमें इस 16 यूनिट की वैल्यू दी हुई है। आप देखो यहां पर एक तरीके से और कर सकते थे कि 1/7 से पूरे दूसरे साल का ब्याज आया है 16 यूनिट, 1/7 से पूरे दूसरे साल का ब्याज आया है 16 यूनिट, तो आधे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आधे साल का ब्याज हो जाएगा 8, तो 14 और 8 22। ऐसे कर सकते थे कि पहले साल का ब्याज तो 14 फिक्स है, दूसरे साल का अगर पूरे साल का कैलकुलेट करूं तो 16 ब्याज आता है, आधे साल का 8, तो 14 और 8 22। इस 16 यूनिट जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है 16 यूनिट, उसकी वैल्यू सवाल में 560 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 560। तो हमें 22 यूनिट की वैल्यू निकालनी, 22 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 22 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, 560 है 16 की वैल्यू, तो 22 की वैल्यू कितनी, 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 से काट दो
16 तिया 48, 16 पंजे 80, तो 35 इंटू 22 हो गया 770। 35 इंटू 22 कितना हो गया 770। तो ऑप्शन नंबर सी कैनरा बैंक हमारा आंसर हो गया। क्या किया मैंने, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 1/7, टाइम है 2 साल का, यही दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, मैं प्रिंसिपल कुछ ऐसा मानूं जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मुझे 1/7 निकालना है 2 बार, तो मैं 49 या उसका मल्टीपल मानूंगा। लेकिन मुझे जब मैं 1.5 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो 1/14 निकालना है। तो मैंने प्रिंसिपल मान लिया 98 यूनिट। अब 2 साल का ब्याज निकाल दो। पहले साल तो मिलेगा 1/7 से 14, दूसरे साल 1/7 से 14, और इस 14 पे ब्याज मिलेगा 2। तो जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया 16 यूनिट, उसकी वैल्यू 560 है। 16 यूनिट की वैल्यू 560 है। अब 1.5 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालो कि 1.5 साल का इंटरेस्ट मुझे निकालना है। पहले साल तो 14 मिला, पहले साल तो 14 मिला जो फिक्स है, पूरे दूसरे साल में 16 मिला था, पूरे दूसरे साल में 16 मिला था, तो यहां उसका आधा 14 और 8 22 में, 14 और 8 22 मिल जाएगा पूरे 1.5 साल का। 16 की वैल्यू 560 है तो 22 की वैल्यू हो जाएगी 770। इतना आसानी से हो जाएगा। और भी हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और इनके कंसेप्ट पे आपकी पकड़ अच्छी होगी, पकड़ मजबूत होगी, कंसेप्ट बिल्डिंग होगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन 15,000 फॉर 2 years is 96, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि 15,000 रुपए किसी ने उधार लिए एक निश्चित ब्याज की दर से, तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 96 रुपए है। 15,000 पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब आप देखो, मैंने आपको कल 2-3 फॉर्मूले याद करने को कहे थे, उससे आसानी से हो जाएगा। देखो यहां पर हमने निकाला था कि अगर हमारा प्रिंसिपल P है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है 3 साल तक के लिए, तो पहले साल जो CI मिलेगा वो तो यूं हो जाएगा SI, जो P का R% तो तीनों साल तक SI मिल जाएगा, उसके एडिशनल तो P के R% का R% होगा सेकेंड ईयर पे कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स्ट्रा। तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है टोटल 2 सालों का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है कि 2 सालों तक साधारण ब्याज मिला वो, प्लस उस ब्याज पर भी ब्याज, तो ये है। अब मुझे इसमें से CI और SI का डिफरेंस निकालना है, तो SI का पोर्शन हटा दो। तो सेकेंड ईयर का, कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करवाई थी कि सेकेंड ईयर का CI और SI के डिफरेंस का फॉर्मूला है प्रिंसिपल का R% का R%, प्रिंसिपल के R% का R%, उसी को आगे कंटिन्यू कर देंगे। मतलब मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं मेमोरी, कल हमने पढ़ा था उसको आगे कर देंगे कि सेकेंड ईयर के SI और CI का डिफरेंस, सेकेंड ईयर के CI माइनस SI, उसकी वैल्यू होती है प्रिंसिपल का R% का R%, यही होता है। तो हमें R% रेट निकालनी है, प्रिंसिपल दिया हुआ है तो निकाल देंगे। प्रिंसिपल है 15,000 इंटू R/100 इंटू R/100 बराबर 96, R/100 इंटू R/100 बराबर 96। अब आप देखो डबल जीरो से तो डबल जीरो कट गए, और ये 50 से गया 3 बार, ये 50 से गया 2 बार, 50 दिया 150 और 50 दूनी 100, 3 से इसको काट दो 32 बार, 3 से काट दो 32 बार, तो R² की वैल्यू होगी 32, और ये नीचे बटा में 2 है जो क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 64। R² की वैल्यू होगी 32 और जो बटा में 2 है वो हो जाएगा 64, तो R की वैल्यू होगी 8%, R की वैल्यू होगी 8%। ये आंसर। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसानी से कर दिया कि R² की वैल्यू 64 है। अच्छा आप ये कह सकते हो पीछे क्लास में बेटा कोई एक व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर दे कि सर आपने ही तो बताया था, आप अपनी बात से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो कि R² की वैल्यू अगर 64 है तो R की वैल्यू +-8 होनी चाहिए। R² की वैल्यू अगर 64 है तो R की वैल्यू +-8 होनी चाहिए। हाँ मैंने ही बताया था, लेकिन आप ये देखो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस में हो सकती है क्या?
क्या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मुझे ब्याज मिल रहा है, वो माइनस में हो सकता है क्या, कि मैं आपसे माइनस में ब्याज ले रहा हूं? ये तो हो ही नहीं सकता, तो प्लस में होगी, इसलिए केवल हमने पॉजिटिव कंसीडर करी है। आर की वैल्यू 8%, आर का मान कितना हो गया 8%। तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ एक फॉर्मूले में मान रखना था और हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो वहां कंडीशन ये हो जाएगी, आपको बनाना पड़ेगा ऐसे कि पहले साल पी पर R% की दर से ब्याज लगेगा, दूसरे साल पी पर R% की दर से ब्याज लगेगा, फिर इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो इस ब्याज पर R% की दर से ब्याज, तो भी SI और CI का डिफरेंस यही आया। इसलिए मैंने आपको कहा था केवल 3 फॉर्मूले हैं, 2 ईयर के SI CI का डिफरेंस, 3 ईयर के SI CI का डिफरेंस, और थर्ड ईयर पर्टिकुलरली के SI और CI का डिफरेंस। तो ये 2-3 फॉर्मूले याद रख लो ताकि वहां पर आपको आसानी हो। अब देखो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होंगे या बिल्कुल आसान तरीके के होंगे, तो फटाफट हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सिर्फ समझने की देर है। इफ सम अमाउंट becomes 27 time of itself in 3 years at a certain rate of interest, कि कोई राशि है वो 3 सालों में एक सर्टेन रेट पर, एक निश्चित ब्याज की दर पर 27 गुना हो जाती है, खुद की 27 गुना हो जाती है, देन फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसकी दर ज्ञात कीजिए। कि कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 27 गुना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, प्रिंसिपल से अमाउंट, खुद की 27 गुना हो जाती है, मतलब 1 से बढ़कर 27 साल होगी, टाइम 3 ईयर्स, टाइम 3 ईयर्स में 1 से 27 होगी। हमने देखो पिछले सवालों में बताया है कि जैसे मान लो जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसी अनुपात में हर बार बढ़ती है, उसी अनुपात में हर बार बढ़ती है। इससे पहले आप जैसे एक उदाहरण से समझो, मैंने आपको बताया था जब 10% हो, 10% हो तो एक साल में 10 की 11 होगी, और दूसरे साल फिर 10 से 11, तो टोटल 2 सालों में 100 से 121 हो जाएगी अनुपात। यही थी कंडीशन कि उनका पावर कर दो। यही तो करा था हमने कि जैसे हम पिछले सवालों को याद करो कि एक साल में 10 से 11 करते हैं, तो 2 साल में स्क्वायर कर दो 100 से 121, 3 साल में इसका क्यूब कर दो 1000 से 1331। तो यही मैं आपको याद करवा रहा हूं कि ये क्या है कंडीशन, ये 3 सालों की है, यह 3 सालों की है, तो मतलब एक साल में कितनी होगी, अगर हम एक साल के लिए कैलकुलेट करें तो 1 से 3, ये क्यूब है, टाइम 3 साल का है मतलब क्यूब है, तो 1 का क्यूब रेशो 3 का क्यूब है। 3 साल में जो राशि है 1 से 27 हो जाती है, मतलब 1 के क्यूब से कन्वर्ट होके 3 का क्यूब बन जाती है, तो 1 साल में 1 से बढ़कर 3 हो जाएगी। तो रेट ज्ञात करो, 1 से बढ़कर 3 होगी तो CI कितना हो गया 2, CI मिला 2, कि एक राशि थी मेरी बढ़कर 3 होगी तो 2, तो कितनी रेट होगी 200%। 200% कैसे, कि 2 ब्याज मिल गया 1 पर, एक मेरी राशि थी टोटल जो मैंने इन्वेस्ट की, और ब्याज मुझे मिल गया 2, तो कितना परसेंट हो गया 200%। या फिर आप ऐसे निकाल दो, 2 मिला है 1 पर तो 100 पर कितना, 2 ब्याज मिला है 1 पर तो 100 पर कितना, तो 200%। 200%, लेकिन इतना सा समझ में आना चाहिए, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है कि 1 से बढ़कर 3 होगी, 100 थी तो 300 होगी, तो कितना ब्याज मिला 200%। तो ऑप्शन नंबर ए आंध्रा बैंक हमारा आंसर हो गया 200%। बस इतना आसान है कि 3 में 1 से 27 हुई है, तो एक साल में 1 से बढ़कर 3 हो जाएगी, 1 से 3 हुई तो ब्याज कितना हुआ 200%। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इफ सम अमाउंट बिकम्स 25/16, 25/16 of itself in 2 years at a certain rate of compound interest, कि कोई राशि जो है 2 साल में खुद की 25/16 हो जाती है, 2 साल में खुद की 25/16 हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल में स्वयं की 25/16 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना,
25/16 हुई, यानी कि अगर 16 थी तो बढ़कर होगी 25। कितने? 2 साल में। कि 2 साल में ये राशि अगर 16 थी तो बढ़कर होगी 25। अब मैंने आपको अभी बताया जस्ट पिछले क्वेश्चन में कि 2 साल का मतलब है स्क्वायर कर दिया। 2 साल का मतलब टाइम जो भी होता है वो उतनी पावर में चला जाता है, कि 2 साल का मतलब स्क्वायर कर दिया, 3 साल का मतलब क्यूब कर दिया, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। तो मतलब ये 4 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर बन गई राशि 2 साल में। 4 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर बन गई, मतलब अगर मेरा टाइम 1 ईयर का मैं काउंट करूं तो ये 4 से बढ़कर 5 हो जाएगी। 2 साल में ये राशि 16 से बढ़कर 25 होगी। 1 साल का अनुपात निकालना है तो अंडर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, तो 4 से बढ़कर 5 होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो। मैंने 4 राशि इन्वेस्ट की थी, वो बढ़कर 5 होगी, तो एक ब्याज मिल गया मुझे 4 पर, तो 100 पर कितना? 25%। 25% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी। क्या किया मैंने? 2 साल में 16 से 25 हुई है, मतलब 1 साल में 4 से बढ़कर 5 हुई है। ठीक है, तो मतलब एक ब्याज मिल गया 4 पर, तो कितना हो गया? 25%। 1/4 25%। बिल्कुल आसान आसान है, कुछ ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। सीधा देखा 25/16 है 2 साल में, तो 1 साल में 4 से 5, तो 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इनसे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपसे सीआई में पूछे जा सकते हैं। ये सबसे आसान है। हमारा जो ग्राफ था सीआई का क्वेश्चंस का वो ऐसे था, शुरू में हमने आसान क्वेश्चन किए, फिर थोड़े कठिन, और अब फिर आसान आगे। तो जब आप ऑलरेडी इस पॉइंट पे कंसीडर कर चुके हो, खुद को ये सवाल कर चुके हो, तो ये आपके लिए बहुत आसान बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ सम अमाउंट बिकम्स 2400 इन 3 ईयर्स, कि कोई राशि 2400 रुपए हो जाती है 3 साल में, ठीक है, एंड 2520 इन 4 ईयर्स, एक साल में 2520 रुपए हो जाती, 4 साल में 2520 रुपए हो जाती है, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब 3 साल में, तो शुरू में मुझे नहीं पता वो राशि कितनी थी, ना मुझे जानना है, मुझसे ये पूछा ही नहीं गया कि मुझे प्रिंसिपल कितना कैलकुलेट करना है, कि मुझे प्रिंसिपल कितना कैलकुलेट करना है। मुझसे ये पूछा है कि अगर वो 3 साल में बढ़कर 2400 हो गई और 4 साल में बढ़कर 2520 रुपए हो गई, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट होती है उसी अनुपात में हर साल बढ़ती है, उसी अनुपात में राशि हर साल बढ़ती है। कैसे? कि जब मेरी 10% रेट थी, जब मेरी रेट 10% थी, तो हर साल 10 से बढ़कर 11 हो जाती है। शुरुआत में 10 से 11 हुई, फिर अगले साल 10 से 11 हो जाएगी, यही तो था। तो इसका मतलब 3 साल में राशि हुई 2400। हम 3 साल की राशि और 4 साल की राशि का रेशो निकाल लेते हैं। 3 साल में जो राशि हुई बढ़कर उसका रेशो 4 साल में हुई उसका, वही रेट का रेशो आ जाएगा, कि 2400 से बढ़कर होगी 2520। ये जो मेरी राशि है ये 2400 थी पहले 3 साल में, एक साल में बढ़कर होगी 2520। मतलब अगर 2400 जो मेरी राशि होगी 3 साल तक, उस पर ब्याज लगा तो ये 2520 होगी। 3 साल पहले की बात भूल जाओ, साधारण शब्दों में समझे तो, कि मेरी राशि जो 2400 हुई थी 3 साल बाद, वो अब उस पर जब ब्याज लगता है तो 2500 हो जाती है। मतलब या फिर हम इसको 3 साल से 4 साल का रेशो लिख दो, या फिर प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो लिख दो, कि 3 साल बाद जो प्रिंसिपल था वो बढ़कर अमाउंट में कन्वर्ट हुआ, तो 2400 से बढ़कर हो गया 2520। 2400 से बढ़कर हो गया 2520। अब चाहो तो आप इनके रेशो को आगे कैलकुलेट कर लो, चाहो तो डायरेक्ट निकाल लो, दोनों तरीके से आपको मैं बताता हूं। एक बार देखो डायरेक्ट, 2400 थी और बढ़कर 2520 होगी, तो इंटरेस्ट कितना मिला मुझे? 120। 2400 थी तो बढ़कर कितनी होगी? 2520, मतलब मुझे इंटरेस्ट मिला 120 रुपए। तो रेट निकाल दो, 120 मुझे इंटरेस्ट मिला 2400 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा? 120 मुझे इंटरेस्ट मिला 2400 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा? ये 00 से 00 कट गया, 24 से गया 5 बार, 24 पंजे 120, तो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 5%। ऑप्शन नंबर डी देना बैंक हमारा आंसर हो गया। क्या किया?
2400 पर 120 ब्याज मिला तो ब्याज टोटल कितना हो गया 5%। अब इसको एक तरीके से और किया जा सकता है, कैसे? प्रिंसिपल से अमाउंट का हमारा रेशो था 2400 से बढ़कर हुई 2520, 2400 से बढ़कर हुई 2520। तो आप देखो 0 से 0 कट जाएगा, तो नेक्स्ट होगी 240 से बढ़कर होगी 252, 240 से होगी 252। अब आप देखो इनको काटे किससे? अगर आपको ये आता है कि मैं इसको सोल्व करके करूं तो काटे किससे? आपको कभी भी मान लो HCF फाइंड नहीं हो रहा, मुझे HCF कभी भी फाइंड नहीं हो, तो आप क्या करो, इनका अंतर निकालो 12। 240 से 252 होगी 12, तो इनका HCF या तो 12 होगा, ये LCM और HCF में हम और डीप में पढ़ेंगे कि या तो इनका HCF 12 होगा या 12 का कोई ना कोई मल्टीपल। 12 या इस अनुपात में ही कटेंगे, तो आप 12 से इसको काट सकते हो। 12 से जब हमने इसको काटा तो 12 से ये कटेगा 20 बार, 12 दूनी 24 और 0 ऐसा का ऐसा लगा दो। यहां देखो 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, तो मतलब ये 20 से बढ़कर 21 हुई है। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से देखते ही समझ में आ जाएगा कि 12 से कट रहा है, तो 20 से बढ़कर 21 होगी, तो रेट कितनी होगी? सीधी सी 5%। कि 20 पर मुझे एक ब्याज मिला, 20 पर मुझे एक ब्याज मिला, तो मेरी रेट कितनी होगी? 5%। 1/20, 20 पर एक ब्याज मिला तो रेट होगी 1/20 या कह दो 5%। तो आप ऐसे दोनों तरीके से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑन सम अमाउंट फॉर 3 years एंड 2 years इज 19:6, कि कोई धनराशि है उस पर 3 साल का SI और CI का डिफरेंस और 2 साल के SI और CI के डिफरेंस का रेशो 19:6 है, कि 3 साल के SI और CI का डिफरेंस अपॉन 2 साल के SI और CI का डिफरेंस का रेशो 19:6 है, 19:6 है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने आपको फॉर्मूले से भी रिकॉल करवाया है और ऐसे क्वेश्चन भी हमने अभी करे हैं, तो आप देखो दोनों ही तरीके से हम देखते हैं। ये देखो, ये हमारे फॉर्मूले हैं कि 2 साल के SI और CI का डिफरेंस तो है प्रिंसिपल का R% का स्क्वायर, 2 साल में SI और CI के डिफरेंस का रेशो है। ये थोड़ा सा ज्यादा ही मैसी हो गया है, इसको एक बार वापस लिख देते हैं। कि आप कैलकुलेट कैसे करते हो कि पहले साल तो मिलेगा केवल प्रिंसिपल का R%, दूसरे साल मिलेगा प्रिंसिपल का R% प्लस इस ब्याज पे भी ब्याज R% का R%, यही तो तरीके से मिलेगा। तीसरे साल क्या होगा? CI ऐसा ही तो मिलेगा, प्रिंसिपल का R% प्लस ब्याज पर ब्याज मिलेगा, इस ब्याज पर मिलेगा R% की दर से ब्याज, इस ब्याज पर मिलेगा R% की दर से ब्याज, और लास्टली इस ब्याज पर मिलेगा R% की दर से ब्याज। यही होता है कि मुझे CI का मतलब ही यही है कि मैं प्रिंसिपल पे ब्याज कैलकुलेट करूं प्लस ब्याज पे ब्याज कैलकुलेट करूं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं सिर्फ याद करवाना हूं कि 2 साल के CI और SI का डिफरेंस है प्रिंसिपल के R% का स्क्वायर, प्रिंसिपल के R% का स्क्वायर 2 साल का डिफरेंस, और 3 साल का डिफरेंस क्या है? प्रिंसिपल R% का स्क्वायर तो है 3 बार, 3 साल का डिफरेंस है प्रिंसिपल के R% का स्क्वायर तो आएगा 3 बार, प्लस प्रिंसिपल के R% का क्यूब। यही हुआ कंडीशन कि क्या है, 2 साल तक तो केवल मैं ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट करूंगा, तीसरी साल में 3 बार तो वो कैलकुलेट करूंगा प्लस उस ब्याज पर फिर से ब्याज कैलकुलेट करूंगा। यही तो थी कंडीशन, ये हमने पहले वाले सवालों में भी करी है, सेम इस तरीके सवालों में। तो इसका मतलब 3 साल का जो मेरा डिफरेंस है और 2 साल का डिफरेंस, मतलब 3 × 6 + 1 लिख सकता हूं अपॉन 3। यही तो हुआ
मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था ऐसे पुराने कि 3 साल का जो डिफरेंस होता है वो होता है 2 साल के डिफरेंस का 3 गुना प्लस जो है डिफरेंस पर इंटरेस्ट। ये जो 3 साल का डिफरेंस है ये 2 साल के डिफरेंस का 3 गुना हो जाएगा प्लस इंटरेस्ट। 2 साल के डिफरेंस का 3 गुना प्लस इंटरेस्ट, मतलब 6 तिया 18, तो ये हो गया प्लस इंटरेस्ट हो गया 1 का। प्रिंसिपल के यहां पर 2 साल का डिफरेंस, इस प्रिंसिपल के R% के स्क्वायर की वैल्यू तो है 6। 2 साल का जो डिफरेंस है प्रिंसिपल के R% का स्क्वायर, उसकी वैल्यू 6 है। तो 3 साल का निकालेंगे तो 3 इंटू 6 प्लस 1, 3 इंटू 6 तो 18 हो गया, 19 के लिए बचा हुआ 1 हो गया। 2 साल का डिफरेंस 6 हो गया, तो 3 साल का 3 इंटू 6 प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 साल का डिफरेंस तो ये आ गया प्लस 1, तो जो रेट होगी इसका मतलब मुझे एक ब्याज मिला है 6 पर, तो 16 से ही 2/3%, यह आपकी रेट आ जाएगी। क्या किया मैंने इसमें, देखो वापस समझो कि जो 3 साल का डिफरेंस होता है वो होता है 2 साल के डिफरेंस का 3 गुना प्लस ब्याज। 2 साल के डिफरेंस का 3 गुना प्लस ब्याज, तो 2 साल का डिफरेंस कितना है 6, तो 2 साल के डिफरेंस का 3 गुना 6 तिया 18, 2 साल के डिफरेंस का 3 गुना 6 तिया 18 प्लस ब्याज 1 और 6 तिया 18 प्लस 1, मतलब इस 6 पर ब्याज लगा है 1, इस 6 पर जो ब्याज लगा है वो है 1, तो रेट होगी 1/6, यानी कि 16 से ही 2/3%। रेट होगी 1/6, 16 से ही 2/3%। ऐसे क्वेश्चन पहले भी करे हैं और उसी कंसेप्ट में मैंने आपको दोबारा बताया है। तो देखो इन्हीं सब बातों के बीच आज की क्लास हमारी कब कंप्लीट होगी हमें पता ही नहीं पड़ा। अब मैं मिलूंगा आपसे कल की क्लास में, तब तक आपको क्या करना है, इनको रिवाइज करना है, और कल शायद लगभग 1 या 2 क्वेश्चन और रहेंगे, उसके बाद हम डीआई सॉल्व करेंगे, एसआई और सीआई का। तो कल जब है 2 क्वेश्चन सॉल्व करके हम एसआई और डीआई के, सॉरी एसआई और सीआई के डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।